दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आप लोगों के मध्य जो चर्चा हो रही थी वो हो रही थी यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप जो कॉन्टिनेंट है, यूरोप जो महाद्वीप है, उनमें हम देखते हैं कि पहले जो भी देश थे उन पर राजशाही और डचेस और कंटेंस इन सब का अधिकार था। एक राजशाही तंत्र था। फिर धीरे धीरे जो राजा के प्रति जो निष्ठा थी लोगों की, धीरे धीरे बदलती गई और हम देखते हैं वो निष्ठा कहीं ना कहीं एक श्रमिक वर्ग का उदय होता है और कुछ लोग आंदोलन करते हैं। एक नेपोलियन संहिता आती है नेपोलियन के आ जाने से, और धीरे धीरे करके जो राजतंत्र है उसका पूर्ण रूप से समापन होता है और फिर प्रजातंत्र आता है। और इस प्रकार से राष्ट्रवाद का धीरे धीरे उदय होता है यूरोप में। उसी में चर्चा चल रही थी। अगर हम कुलीन वर्ग की बात करें, कुलीन वर्ग और मध्य वर्ग की बात करें, तो कुलीन वर्ग हम पाएंगे कि जो यूरोप कॉन्टिनेंट थे उसमें कुलीन वर्ग सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग था। पूरे यूरोप में कुलीन वर्ग सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग था। उनके कुछ विशेषाधिकार दिए गए थे और रीजन था कि उनके पास यूँ कहें अकूत संपत्ति या काफ़ी ज़्यादा संपत्ति थी गाँव में, शहरों में, और उनके पास बड़ी मात्रा में ये खेती थी जिनको जागीरदारी पर उठा रखा था उन्होंने। उनमें उन खेतों में भूदासत्व प्रथा चालू थी, या किसान जो उन खेतों में खेती किया करते थे जागीर के माध्यम से और दासत्व के माध्यम से खेती किया करते थे। तो धीरे धीरे करके कुलीन वर्ग जैसे ही 18वीं शताब्दी के इर्द गिर्द आते हैं तो देखते हैं कि इंग्लैंड में औद्योगिकीकरण का उदय होता है। औद्योगिकीकरण का उदय कहने का मतलब है मशीनों का ज़्यादा मात्रा में प्रयोग और उद्योगों का, कारखानों का चलाया जाना। तो जैसे ही औद्योगिकीकरण आता है वैसे ही एक नए वर्ग का उदय होता है। धीरे धीरे श्रमिक वर्ग, वाणिज्य उद्योगपति धीरे धीरे सामने आते हैं। सेवा कर में जो लोग होते हैं वो धीरे धीरे करके सामने आते हैं और एक नए वर्ग का उदय होता है। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं जो पहले कुलीन वर्ग था उनके विशेषाधिकार भी समाप्त कर दिए जाते हैं नेपोलियन के समय। और फिर जाकर के जो उद्योगपति आते हैं, उदारवादी वर्ग आता है और जो श्रमिक वर्ग आता है, उन सब के भीतर एक ऐसी भावना जागृत होती है जो राष्ट्र के प्रति होती है। और फिर इस प्रकार से धीरे धीरे करके यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय होता है। तो हमने देखा था कि नेपोलियन संहिता के बारे में हमने विस्तार से पढ़ा था कि किस प्रकार से जन्म के पर जो विशेषाधिकार दिए गए थे वो समाप्त कर दिए गए थे, और जो नेपोलियन संहिता के अंतर्गत कई सारे बदलाव होते हैं। संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित कर दिया जाता है और जो कानून के समक्ष सबको बराबरी का दर्जा दिया जाता है, और किसानों के भूदासत्व प्रथा, जागीरदारी शुल्क, इन सब की समाप्ति होती है और यातायात संचार में सुधार किए जाते हैं, नाप तौल में सुधार किए जाते हैं। एक राष्ट्रीय मुद्रा का प्रचलन किया जाता है जिससे जो विदेशों में जो वस्तुएं जाएं तो उनके लिए आसानी हो, पूंजी को आदान प्रदान करने में आसानी हो। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि नेपोलियन संहिता का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा यूरोप के राष्ट्रवाद पर। तो उसी की चर्चा कर रहे थे। अच्छा, जब उदारवादी वर्ग सामने आता है तो सबसे बड़ा प्रश्न होता है कि आखिर उदारवादी वर्ग जो था वो यूरोप में राष्ट्रवाद के उसके क्या मायने थे, किस प्रकार से उदारवादी वर्ग अपने अंदर या लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना जागृत करता है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न था। और इसके जवाब में हम विस्तार से वर्णन करेंगे, इसके जवाब में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। साथियों, उदारवादी वर्ग जो एक लिबरलिज्म, यूँ कहें एक लिबरलिज्म, जहाँ पर ये लिबरल, जो लिबरल शब्द है ये लैटिन भाषा से निकला हुआ है। लिबरल जो वर्ड है ये लैटिन भाषा से निकला हुआ है और इसका मतलब होता है उदार। तो ये जो लिबरलिज्म है यानी कि उदारवादी वर्ग, उदार
उदारवादी, उदारवादी वर्ग, ये राष्ट्रवाद की भाषा ये कहाँ से आया? इसका जन्म लिबरल से हुआ, यानी कि लैटिन भाषा के उदार शब्द से उदारवादी वर्ग का उदय हुआ, यूँ कहें कि, और जिसका मतलब होता है उदार, या यूँ कहें कि इसका मतलब होता है आज़ाद। क्या? आज़ाद। यानी कि ये वो इस प्रकार की आज़ादी थी जो कि आपने देखा था नेपोलियन संहिता में कि किस प्रकार से अधिकार दिए गए थे। तो ये उसी प्रकार से जो है फ्रांस की क्रांति के बाद जो ये लिबरलिज्म वर्ग आया सामने, उदारवादी वर्ग आया, ये राष्ट्रवाद की भूमिका में अहम होता है। और इसका मतलब होता है कानून के समक्ष बराबरी का अधिकार देना। स्वतंत्रता यानी कि लिबरलिज्म का मतलब हुआ कानून के समक्ष सभी को बराबरी का दर्जा देना। यूँ कहें कि जो निरंकुश शासक उस समय थे, जो पादरी वर्ग था, उनके विशेष अधिकार को समाप्त किया जाना और समाप्त करने के बाद निजी संपत्ति का अधिकार सुरक्षित रखना और स्वामित्व की अनिवार्यता, जो निजी जो वस्तुएं थी उन पर एक स्वामित्व की पूंजी पर अपना स्वामित्व का अधिकार देना। और यूँ कहें कि जो मताधिकार थे, जो मताधिकार दिया जाता था तो उसमें कुछ विशेषाधिकार दिए गए थे। तो राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ यूरोप में, उसमें उदारवादी वर्ग की बहुत बड़ी भूमिका रही। जब बात आती है मताधिकार की कि उदारवादी वर्ग क्या मताधिकार के पक्ष में था? क्या सभी वर्ग इसमें मताधिकार दे सकते थे? उदारवादी ऐसा मानता था? तो बिल्कुल नहीं। उदारवादी वर्ग सारी चीज़ों का सपोर्ट करता था, यूँ कहें नेपोलियन संहिता के सारे वर्गों का सपोर्ट करता था, सारी मांगों का, सारे अधिकारों का। लेकिन ये जो मताधिकार का विशेष वर्ग था उसको सपोर्ट नहीं करता था। यानी कि जो मताधिकार था, उदारवादी वर्ग ये मानता था कि मताधिकार सिर्फ उन्हीं को मिलना चाहिए जो संपत्ति, जिनके पास संपत्ति है। संपत्ति विहीन वर्ग जो भी मताधिकार, ये आपने देखा था फ्रांस की क्रांति जब हम पढ़ा रहे थे तो उसमें मताधिकार के बारे में विस्तार से वर्णन किया था कि किस प्रकार से जब नेशनल असेंबली बनती है वो किस प्रकार से मताधिकार को चुनौती देती है। तो ये हालांकि इसका आंदोलन चलता रहा, निरंतर आंदोलन चलता रहा। जो मताधिकार सिर्फ उन्हीं को दिया गया जिनके पास संपत्ति थी, जो संपत्तिवान लोग थे या धनवान लोग थे, सिर्फ उन्हीं को मताधिकार का एक अधिकार था। और जो संपत्ति विहीन लोग थे, संपत्ति विहीन या फिर हम कह सकते हैं ये जो संपत्ति विहीन लोग कह सकते हैं, और ये कह सकते हैं जो महिला वर्ग है, जो भी महिला वर्ग है, महिला वर्ग को भी मताधिकार से अलग रखा गया, मताधिकार से वंचित रखा गया। और ये जो संपत्ति विहीन लोग थे, ये जो महिला वर्ग था, इनको निष्क्रिय समाज की श्रेणी दी गई थी। यानी कि इनको मताधिकार के लिए एक चुनौती दी गई, ये मताधिकार नहीं दे सकते। तो उदारवादी वर्ग इस चीज़ का सपोर्ट नहीं करता था कि सभी को मताधिकार। हालांकि नेशनल असेंबली कुछ समय के लिए वयस्क मताधिकार का प्रयोग करता है, यानी कि कुछ समय के लिए सभी को मताधिकार दिया जाता है। लेकिन जैसे ही नेपोलियन संहिता आती है, नेपोलियन आता है, वो तुरंत जो है मताधिकार को संपत्तिवान लोगों के अंतर्गत कर देता है। यानी कि संपत्तिवान लोग ही मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। जो संपत्ति विहीन लोग होते हैं, जो महिला वर्ग होता है, उनको निष्क्रिय समाज का दर्जा दिया जाता है और वो लोग जो है मत का प्रयोग नहीं कर सकते। तो हम देखते हैं कि आर्थिक बाज़ारों में जो उदारवादी वर्ग था, बाज़ारों और जो पूंजी के आवागमन, जो पूंजी का आवागमन चलता था, वो हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके जो इन पर जो नियंत्रण था, जो राज्य का यूँ कहें जो राज्य का नियंत्रण था, वो प्रशासनिक कदमों के अंतर्गत था। यानी कि प्रशासनिक नियंत्रण था। हम देखते हैं कि कुछ चीज़ें थी, जैसे कि
उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें कि नेपोलियन अपने प्रशासनिक कदमों से जो कुछ 39 ऐसे छोटे छोटे राज्य थे, कितने 39 ऐसे छोटे छोटे राज्य थे जिनको एक बड़ा महासंघ बनाया था। एक महासंघ बनाता है नेपोलियन, और इस महासंघ, जो ये महासंघ होता है, इसमें जर्मन भाषा, ये जर्मन भाषी लोग थे। ये जर्मन भाषी महासंघ था। इसको नेपोलियन सामने लगता है, यानी कि अपने महासंघ में मिलाता है 29 राज्यों को, 39 राज्यों को, और फिर प्रत्येक राज्य में अपनी मुद्रा और नापतोल प्रणाली, नेपोलियन संहिता वाली नाप प्रणाली लागू कर देता है। ये जितने भी राज्य हैं, ये जितने भी महासंघ हैं, 39 महासंघ, इन संघों में अपनी नापतोल प्रणाली, नेपोलियन संहिता की नापतोल प्रणाली और अपनी मुद्रा लॉन्च करता है नेपोलियन। तो नेपोलियन संहिता के अंतर्गत, और फिर देखते हैं कि एक, जैसे कि 1833 में एक राज्य है जो नेपोलियन संहिता के अंतर्गत कुछ परिवर्तन होते हैं जिनका राष्ट्रवाद के प्रति अहम रोल होता है। यूँ कहें कि 1833 के दौरान एक हैम्बर्ग नाम का एक क्षेत्र होता है। हैम्बर्ग से अगर न्यूरेमबर्ग न्यूरेमबर्ग में अपना माल कोई बेचने जाता है हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग, तो उसके करों में डिफरेंट तरीके से बदलाव आते हैं। यानी कि इससे हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग जाने में यूँ कहें कि लगभग 11 प्रकार का सीमा शुल्क देना पड़ता है। 11 जगह जो है सीमा शुल्क भरना पड़ता है, तब हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग माल जाता है। तो इससे ये पता चलता है कि नेपोलियन संहिता के अंतर्गत कुछ नियम तो सही थे, लेकिन कुछ नियम गलत भी थे कि जगह जगह उन्हें कर देना पड़ता था और उन्हें से एक तरीके से सेंसरशिप भी लेना पड़ता था। जैसे कोई मंचन किया जा रहा है, कोई अखबार निकाला जा रहा है, कोई नाटक किया जा रहा है, रंगमंच किया जा रहा है, तो बिना सेंसरशिप के वो नहीं किया जा सकता था। हम देखते हैं कि अगर शुल्क के बारे में देखें तो हर क्षेत्र में एक अलग अलग नापतोल प्रणाली भी चलती है। जब माल जाता है इधर से उधर, तो इनकी जो डिफरेंट नापतोल प्रणाली है, नापतोल प्रणाली एक विशेष प्रकार की है कि अगर हम कहें कि मान लो एक छोटा सा एग्जाम्पल कि एक मीटर आपको वायर लेना है, 1 मीटर वायर लेना है और वो 8 रुपये पर मीटर की दर से बाराबंकी में मिलता है। फिर अगर हम लखनऊ जाएं तो वहाँ वायर महंगा होगा, फिर और इलाहाबाद जाएं वहाँ कुछ और रेट होगा। उसी प्रकार से नापतोल प्रणाली इनकी चलती थी, यानी कि उसका रेट के माध्यम से नहीं बल्कि नापतोल प्रणाली एक विशेष नाप के माध्यम से। जैसे कि इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि अगर मान लो कपड़ा नापने के लिए एक एले पैमाना चलता था। कौन सा एले? एक पैमाना चलता था एले। तो एले जो पैमाना था उसमें ये बताया गया कि जैसे ही जगह बदलेंगे वैसे ही नापतोल भी बदली जाएगी। जैसे कि एक कपड़ा खरीदा गया, 1 एल कपड़ा खरीदा गया, अगर 1 एल कपड़ा खरीदा जाता है और वो डिफरेंट जगह, अगर मान लो वो कपड़ा खरीदा गया फ्रैंकफर्ट में। कहाँ खरीदा गया? फ्रैंकफर्ट। एक कोई स्थान है
फ्रैंकफर्ट। अगर मान लो फ्रैंकफर्ट में वो कपड़ा खरीदा जाता है तो वो लगभग 54.7 यानी कि 44.7 सेंटीमीटर मिलेगा। एक अहले में कितने सेंटीमीटर कपड़ा मिलेगा? इतने सेंटीमीटर कपड़ा मिलेगा। लेकिन वही जो है सेंटीमीटर बदल जाता है 55.1 सेंटीमीटर वो मिलता है कहाँ पर? मेंज में मिलता है। मेंज एक स्थान है जहाँ पर एक अहले कपड़ा मिलता है 55.1 सेंटीमीटर, और जैसे ही हम न्यूरेमबर्ग में जाते हैं, न्यूरेमबर्ग में मिलता है 65.6 सेंटीमीटर। ये कहाँ मिलता है? न्यूरेमबर्ग में, न्यूरेमबर्ग में। तो इस प्रकार से एक अहले किस प्रकार से हम देखते हैं इनकी नाप तोल जो प्रणाली है वो डिफरेंट जगहों पर वही अहले, वही एक में एक अहले, उसकी नाप देखिए आप किस प्रकार से बदल रही है। जैसे फ्रैंकफर्ट में 54.7 सेंटीमीटर, वही मेंज में एक अहले कितने का मिल रहा है? 55.1 सेंटीमीटर। वही न्यूरेमबर्ग में 65.6 सेंटीमीटर कपड़ा मिल रहा है। तो इस प्रकार से नाप तोल प्रणाली है वो जगहों के हिसाब से घटती बढ़ती रहती है। ये नेपोलियन संहिता की नाप तोल प्रणाली थी। तो इस प्रकार से कुछ था। हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके एक ऐसी संस्था बनाई जाती है कि नेपोलियन संहिता के अंतर्गत कि ये जो नाप तोल प्रणाली है इसको और डिफरेंट किया जाए, इसको थोड़ा सरल किया जाए, जिससे जो है लोगों को माल बेचने में, वस्तुएं इधर उधर पहुंचाने में, नाप तोल में कोई दिक्कत ना आए। और हम देखते हैं ये चीज़ करने के लिए क्या करते हैं कि जो है 1834 में प्रसा में एक शुल्क संघ बनाया जाता है। प्रसा में कहाँ बनाया जाता है? 1834 में प्रसा में एक शुल्क संघ बनाया जाता है, सीमा शुल्क संघ बनाया जाता है, जिसमें सीमा शुल्क संघ बनाया जाता है और जिसका नाम होता है जाल्वे राइन। क्या नाम होता है? जाल्वे राइन। जाल्वे राइन एक सीमा शुल्क संघ बनाया गया, जाल्वे राइन, जिससे लोगों को वस्तुएं आदान प्रदान करने में आसानी हो। और अधिकांश जर्मन राज्य हम देखते हैं कि इस सीमा शुल्क में शामिल हो जाते हैं। ये जो जाल्वे राइन एक सीमा शुल्क बनाया जाता है, और जो शुल्क अवरोध जगह जगह पर पड़ते हैं, जो हमने देखा था एक स्थान से दूसरे स्थान तक 11 सीमा शुल्क देने पड़ते थे हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग। तो वो सीमा शुल्क जो अवरोध थे उनको धीरे धीरे करके समाप्त कर दिया जाता है। और समाप्त करने के बाद में जो मुद्राओं की संख्या उसमें सिर्फ 2 ही मुद्राएं चलाई जाती हैं। यानी कि जो मुद्राओं की संख्या है वो सिर्फ 2 प्रकार की मुद्राएं चलाई जाती हैं। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की मुद्राएं चलाई जाती हैं, जिससे मुद्राओं में भी दिक्कत ना हो। तो ये जो नेपोलियन संहिता है उसके अंतर्गत सुधार क्या किया गया कि अहले की नाप तोल प्रणाली में सुधार किया गया और एक सीमा शुल्क संघ बनाया गया, जाल्वे राइन। जो जाल्वे राइन बनाने से ये हुआ कि जो बाधाएं पड़ती हैं, जो छोटी सी जगह में जाने पर इतने शुल्क देने पड़ते हैं, उन सीमा शुल्कों को समाप्त किया गया। और इससे जाल्वे राइन में एक जगह से दूसरे जगह जाने में वस्तुओं को सुविधा होने लगी। तो इस प्रकार से आगे चल करके नेपोलियन संहिता के अंतर्गत कुछ सुधार भी किए जाते हैं और धीरे धीरे करके इस प्रकार से यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय होता है। लेकिन जैसे ही 1815 के दशक में हम देखते हैं कि 1815 की शुरुआत में जब नेपोलियन हार जाता है, नेपोलियन बोनापार्ट की हार होती है, उस हार के दौरान धीरे धीरे करके एक नया रूढ़िवादी तबका उभर करके सामने आता है। और नेपोलियन के हारने के बाद जब
रूढ़िवादी तबका सामने आता है तो वो धीरे धीरे करके क्या करता है कि जो भी नेपोलियन के अंतर्गत जो नेपोलियन ने एक महासंघ बनाया था, आपने देखा था कि 39 राज्यों को इकट्ठा करके अपने संहिता के अंतर्गत जोड़ करके जो एक बड़ा संघ बनाया, महासंघ बनाया, उसको ऐसा बिखेर दिया गया। यूँ कहें कि उसके चारों ओर नेपोलियन के जो क्षेत्र जो जीता था उसके चारों ओर ऐसे राज्यों को, सीमावर्ती राज्यों को लगा दिया गया कि जिससे भविष्य में कभी जो है नेपोलियन का क्षेत्र विस्तार ना कर सके। यानी कि उसके अंतर्गत जो है चारों ओर से जब नेपोलियन की हार हो जाती है और एक नया रूढ़िवादी तबका आता है। हालांकि रूढ़िवादी तबका ये मानता था कि जो समाज में जो पहले से व्याप्त चर्च आपने देखा होगा, जो पादरी वर्ग का तबका था, तो चर्च और जो समाज में संपत्तिवान लोग हैं, जो ऊंच नीच की भावना है, जो राजतंत्र है, उसका वो रूढ़िवादी वर्ग, रूढ़िवादी तबका समर्थन करता था। लेकिन जब नेपोलियन संहिता लागू हुई, धीरे धीरे करके कुछ जो रूढ़िवादी तबका था उनमें बदलाव आया। उन्होंने सोचा कि हमें आधुनिकीकरण की ज़रूरत है। जाहिर सी बात है, अगर आधुनिकीकरण हमें आगे ले जाएगा, यानी कि अगर राजतंत्र भी होगा तब भी वो समाज को आगे ले जाने में सहायक सिद्ध होगा। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है, जैसे ही आधुनिकीकरण आएगा तो आधुनिकीकरण कुछ चीज़ें हमारे सामने लाता है, और वो कुछ चीज़ें हम देखेंगे कि आधुनिकीकरण क्या क्या चीज़ें सामने लाता है। आधुनिकीकरण सबसे पहले तो जो सामने लाएगा, आर्थिक चीज़ें मजबूत होंगी, यानी कि आधुनिक सेना होगी। क्या होगी? एक आधुनिक सेना हो सकती है, एक आधुनिक सेना जिसमें कुशल सैनिक होंगे, कुशल सैनिक तैयार किए जा सकते हैं। आधुनिकीकरण के दौरान कुशल सैनिक तैयार किए जाते हैं, एक आधुनिक सेना तैयार की जा सकती है। और क्या होगा कि एक अर्थव्यवस्था, जो गतिशील अर्थव्यवस्था भी होगी। इसके अलावा गतिशील अर्थव्यवस्था, एक गतिशील अर्थव्यवस्था होगी। और क्या होगा? गतिशील अर्थव्यवस्था होगी। और दूसरी चीज़ होगा कि जो उस समय जो सामंतवादी तबका था, यानी कि सामंतवादी चीज़ें थी, उनको समाप्त किया जाएगा। सामंतवादी चीज़ों को, जागीरदारी शुल्क को, इन सबको समाप्त किया जाएगा। तो आधुनिकीकरण हमें क्या करेगा? एक राजतंत्र भी जो होगा उसको, राजतंत्र को भी मजबूत करेगा। यानी कि एक उनके पास आधुनिक सेना होगी, आर्थिक गतिशीलता होगी। जब आर्थिक चीज़ें यानी कि मशीनीकरण होगा, औद्योगिकीकरण होगा, तो जाहिर सी बात है कि जो है समाज और मजबूत हो पाएगा। और दूसरी चीज़ होगी हमारी गतिशील जो है अर्थव्यवस्था होगी। और जो सामंतवादी प्रथा है इसको समाप्त किया जाएगा पूरी तरीके से। जो भूदासत्व प्रथा है, जो किसानों का भूदासत्व प्रथा है, इसको समाप्त किया जाएगा। इस प्रकार से हम देखते हैं 1815 में बड़ा बदलाव आता है। और ये भी जानेंगे आगे चल करके हम अगले सेशन में कि जो 39 राज्यों का महासंघ था उसको बरकरार रखते हुए जब नेपोलियन हारा 1815 में, तो उसके चारों ओर कौन कौन से राज्य ऐसे आ गए जो कि एक तरीके से उसकी सीमा में इस प्रकार से अड़ गए कि वो भविष्य में विस्तार न कर सके, अपनी सेना न रख सके। वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। और आगे आने वाले सेशन में हम ये भी जानेंगे कि किस प्रकार से क्रांतिकारी वर्ग का उदय हुआ। 1830 से 48 जो क्रांतिकारियों का युग था उसके बारे में हम विस्तार से आगे आने वाले सेशन में हम पढ़ेंगे। और ये भी जानेंगे कि 1848 में किस प्रकार से उदारवादियों ने एक क्रांति जागृत की समाज में। ये सारी चीज़ें हम विस्तार से एक के बाद एक सेशन हमारा आता रहेगा। और जल्द से जल्द मैं कोशिश करूँगा कि जो ये जो NCERT का सेशन है इसको कवर किया जाए, और आप लोग हर सेशन को देखने के बाद उसे
100 शब्दों में 150 शब्दों में लिखने का ज़रूर प्रयास करें। अगर आप पर डे 10 पेज लिखते हैं तो जाहिर सी बात है आपकी लिखने की हैबिट और आपका जो कार्यशैली है, भाषा शैली, वो भी आपकी अच्छी होगी। और इसी के साथ मैं अगले सेशन में फिर मिलूँगा। तब तक के लिए साथियों, जय हिंद, जय भारत।